नमस्ते दोस्तों। भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, जिसे मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। लेकिन उस समय लोगों में एकता ना होने के कारण भारत को आज़ादी नहीं मिल पाई थी। जब 1857 की रिवॉल्ट शांत हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने भारत पर कब्जा किया था, उसे अंग्रेजों की ही गवर्नमेंट भारत से निकाल देती है और खुद भारत पर अपना कंट्रोल ले लेती है। 1857 की रिवॉल्ट के पहले की कहानी हम इस वीडियो के पार्ट 1 में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे। मैं आकाश सिंह राजपूत एक और बार स्वागत करता हूं आपका आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसमें हम जानेंगे कि भारत को फाइनली 1947 में अंग्रेजों से आजादी कैसे मिली थी और उस आजादी के स्ट्रगल में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं का क्या रोल था। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में जाना था कि 1857 की रिवॉल्ट शांत होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आई थी और इस एक्ट के तहत कई सारे रूल्स जो अंग्रेजों के पक्ष में थे उसे कम किया गया और भारत के लोगों को अंग्रेजों के कड़े नियमों से राहत मिले, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव चेंजेस भी किए गए। लेकिन फिर भी भारतीयों को अंग्रेजों पर भरोसा नहीं था, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भारत में अनाउंस करते हैं, जिसमें क्वीन खुद ये श्योरिटी देती है कि इंडियंस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उनके धार्मिक मान्यताओं में भी कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ब्रिटिशर्स ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि इंडियंस को अंग्रेजों पर भरोसा हो जाए और दोबारा से 1857 जैसे रिवॉल्ट देखने को ना मिले। अब भले ही अंग्रेजों ने भारत में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस किए थे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जिससे भारतीय अंग्रेजों से खुश नहीं थे। जैसे कि अंग्रेज अभी भी उन्हें खुद से छोटा समझते थे। वे बस भारत आते थे और यहाँ के रिसोर्सेस को लूट के चले जाते थे और अंग्रेज भारत के लोगों से जबरदस्ती नील की खेती भी करवाते थे, क्योंकि उस समय भारत से बाहर के देशों में नील की बहुत डिमांड थी। लेकिन इंडियंस नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये एक कैश क्रॉप थी, मतलब इसे सिर्फ बेचा जा सकता था, इसे खाया नहीं जा सकता था और उस समय भारत में भूखमरी भी बहुत थी। तो वे ऐसी खेती करना चाहते थे जिसे वे खा भी सके। लेकिन नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती थी और इससे जो पैसा आता था वे अंग्रेज रख लेते थे, इसलिए इंडियंस नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने प्लांटर्स तैनात कर रखे थे जो लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इससे भारतीय काफी परेशान हो चुके थे। अंग्रेजों के काम में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वे इंडिया में कुछ डेवलपमेंट भी कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया। वे लोगों को इंग्लिश सिखा रहे थे ताकि उनके काम में कोई दिक्कत ना आए और उस समय न्यूज़पेपर का भी सर्कुलेशन तेज हो चुका था। इससे अंग्रेजों के काम में बहुत बढ़ावट हुई थी और भारत में भी डेवलपमेंट होने लगा था। बहुत सारे मिडिल क्लास इंडियंस पढ़ने लिखने लगे थे। वे पढ़ाई के लिए यूके भी जाने लगे थे। यूके में उन्होंने देखा कि वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ राजा का शासन नहीं चलता और यूके में जो कानून वगैरह थी उन्हें ये समझने लगे थे। तो ये वो समय था जब इंडियंस पढ़ने लिखने लगे थे। अब धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो यूके से पढ़ के आए थे, जिन्हें अंग्रेजों का कानून मालूम था, वे भारत में इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन की बातें करने लगे थे और अंग्रेजों से इक्वालिटी भी मांग रहे थे। वरना भारतीयों को पहले यही लगता था कि कोई ना कोई उन पर राज करेगा ही, चाहे वो राजा हो या कोई अंग्रेज। उन्हें डेमोक्रेसी जैसी चीजों के बारे में पता नहीं था। उस समय भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे वे सेमिनार, न्यूज़पेपर और बुक्स के थ्रू भारत में हो रहे इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाते थे। इन्होंने कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई थी जो अंग्रेजों के सामने अपनी बातें रखते थे। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज से अंग्रेजों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। भारत में कोई स्ट्रॉन्ग नेशनल लेवल की पार्टी नहीं थी जो पूरे भारत के लोगों की बातें अंग्रेजों के सामने रख सके। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वे ऐसा चाहते थे कि भारत में कोई नेशनल लेवल की पार्टी बने और ये लोग नेशनल पार्टी बनाने की बातें और अंग्रेजों का विरोध ये सब न्यूज़पेपर के थ्रू करते थे। और जब ये सब बहुत ज्यादा होने लगा तो ब्रिटिशर्स ने न्यूज़पेपर के फ्रीडम पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये 1878 में द वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 लेके आते हैं। इस एक्ट के तहत न्यूज़पेपर में अंग्रेजों का जो खुलेआम बुराई होती थी उस पर इन्होंने कंट्रोल किया। इससे इंडियंस काफी गुस्सा थे। ये सब जब हो रहा था तब एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम येओ ह्यूम था, ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। इसका जब रिटायरमेंट होता है तो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर की तरह ये यूके वापस नहीं जाता है, ये इंडिया में ही रहता है। और 1883 में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक लेटर भेजते हैं जिसमें इसने इंडिया के सारे बड़े लोगों को इन्वाइट किया था इंडिया के अंदर एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। इंडिया के लोग ऐसा ही चाहते थे, इसलिए वे मान जाते हैं। इसके बाद दिसंबर 1884 में येओ ह्यूम इंडिया के अलग अलग जगह से टोटल 17 लीडर्स को बुलाते हैं और उनके साथ ये मीटिंग करते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में पुणे के अंदर और भी लोगों को जोड़ के एक नेशनल लेवल की पार्टी बनाएंगे। लेकिन उस समय पुणे के अंदर महामारी चल रही थी तो लोकेशन को चेंज कर दिया जाता है और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग में पूरे इंडिया से टोटल 72 एजुकेटेड लोग आए थे, जिसमें 69 इंडियंस थे और बाकी 3 ब्रिटिशर, जिनमें एक येओ ह्यूम भी था। और उसी दिन यानी कि 28 दिसंबर 1885 को इंडिया के अंदर नेशनल
नेशनल लेवल की पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। उस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वह 3P मॉडल पर काम करेगा, यानी कि प्रेयर, प्रोटेस्ट और पिटीशन का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के अंग्रेजों के सामने अपनी बातों को रखेगा। और हर साल ईयर के लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर में अपना एक सेशन रखेगा जिसमें यह तय किया जाएगा कि भारत के कौन से मुद्दे पर बात करनी है, और जिस जगह ये सेशन रखी जाएगी इसे उसी जगह का नाम दे दिया जाएगा। जैसे कि अगर मुंबई में हो रहा है तो इसे मुंबई सेशन का नाम दे दिया जाएगा। और हर सेशन में हर बार एक नया प्रेसिडेंट बनेगा। शुरुआत में कांग्रेस के जो भी लीडर थे इन्हें मॉडरेट लीडर यानी कि नरम दल के नेता कहा जाता था। इनका मानना था कि अंग्रेज उतने भी बुरे नहीं है, बस इन्हें इंडियंस की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। अगर इन्हें इंडियंस की प्रॉब्लम अच्छे से समझाया जाए तो धीरे धीरे सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ऐसा इन्हें इसलिए लगता था क्योंकि येओ ह्यूम जो एक अंग्रेज था इसने कांग्रेस पार्टी को इनके साथ मिलकर बनाया था। लेकिन एक थ्योरी में ये कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने जानबूझकर येओ ह्यूम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को बनाया था, क्योंकि ये जानते थे कि अगर इंडियंस एकजुट हो गए तो ये अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इससे पहले इंडिया खुद से कोई नेशनल पार्टी बना के कोई दिक्कत खड़ा करे, ब्रिटिशर्स ने खुद ही इंडियंस के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को बना लिया ताकि इंडियंस के मन में जो भी बात चले वो ब्रिटिशर्स को भी पता चले। अंग्रेजों ने इसी रीजन की वजह से कांग्रेस पार्टी को बनाया था ताकि अगर दोबारा से कभी 1857 जैसे रिवॉल्ट होने का हो तो उसे होने से पहले ही शांत किया जा सके। विलियम वेडरबर्न जो येओ ह्यूम के साथ कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने 1930 में एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने भी बताया था कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को बनाया था ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। वो जब टाइम चल रहा था 1888 का, उस समय गांधी जी 19 ईयर्स के थे और वे 4 सितंबर 1888 को लंदन चले जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए। इसके 3 साल बाद यानी कि 12 जनवरी 1891 को वे इंडिया वापस आते हैं और वे मुंबई में अपने कानून वगैरह की प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसके बाद उन्हें अप्रैल 1898 में साउथ अफ्रीका बुलाया जाता है। वहाँ गोरे काले का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था तो वे वहाँ के लीगल टीम को ज्वाइन करते हैं और उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब इधर इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे वे अंग्रेजों के सामने अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन इससे अंग्रेजों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इधर 1896 से 1900 के बीच में भूखमरी और भी फैल जाती है जिसमें 90 लाख से भी अधिक लोगों की जानें चली जाती है। अब कांग्रेस पार्टी के कुछ यंग लीडर जैसे कि लाला लाजपत राय ये कहते हैं कि हमारी बातों से अंग्रेजों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो हमें कुछ एग्रेशन करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी में 2 ग्रुप बन चुके थे। पहले से तो मॉडरेट लीडर थे, अब एक और नया ग्रुप बन चुका था जिन्हें एक्सट्रीम्स लीडर कहा जाता था। इन दोनों ग्रुप को हम हिंदी में नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं था कि एक्सट्रीम्स लीडर जिन्हें गरम दल कहा जाता था वे अंग्रेजों पर गोली चला रहे थे। इनका बस इतना कहना था कि हमें थोड़ी एग्रेशन करने की जरूरत है ताकि अंग्रेजों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। लेकिन मॉडरेट लीडर की सोच एक्सट्रीम्स लीडर की सोच से अलग थी। अब कुछ दिन बाद यानी कि 1903 में अंग्रेजों ने देखा कि इंडियंस काफी एकजुट हो रहे हैं तो वे इन्हें अलग करने की सोचते हैं और उसी समय से वे डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला इंडियंस पर अप्लाई करने लगते हैं, यानी कि फूट डालो और शासन करो। जॉर्ज कर्जन 1903 में बंगाल को 2 पार्ट में करने की बात करते हैं और बंगाल में जो मुस्लिम एरिया था उसे ये अलग करने का प्रपोजल रखते हैं। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाना चाहते थे। इसके 2 साल बाद यानी कि 19 जुलाई 1905 में जॉर्ज कर्जन का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ये विभाजन ऐसा हुआ था कि बंगाल के अंदर खुद बंगाली ही मिनॉरिटी बन गए थे। इससे लोग बहुत गुस्सा थे और 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग अंग्रेजों के सारे सामानों को बाइकआउट करेंगे और सिर्फ भारत के बने सामानों को यूज करेंगे और इस मूवमेंट को नाम दिया गया था स्वदेशी मूवमेंट। कुछ दिन बाद यानी कि दिसंबर 1905 में हर साल की तरह कांग्रेस का सेशन होता है। उस सेशन में मॉडरेट लीडर ग्रुप का प्रेसिडेंट बनता है जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे और जाहिर सी बात है उस सेशन में बंगाल के विभाजन की बात चल रही थी। वे कहते हैं कि जो विभाजन हुआ है उसके खिलाफ वे पेटिशन डालेंगे, यानी कि वे अंग्रेजों से मांग करेंगे उस विभाजन को वापस लेने का। लेकिन एक्सट्रीम्स लीडर जिनमें लाला लाजपत राय जैसे यंग लीडर थे वे कहते हैं पेटिशन डालने से कुछ नहीं होगा, हमें पूरे भारत में इस चीज को लेके हड़ताल करना चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस के मॉडरेट लीडर के प्रेसिडेंट थे तो वे एक्सट्रीम्स लीडर के ग्रुप की बातों को मना कर देते हैं। अब इस वजह से कांग्रेस पार्टी के दोनों ग्रुप में दरार पड़ने लगी थी और इधर अंग्रेज भी हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल रहे थे। अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो 35 इंडियन मुस्लिम और उनके लीडर को शिमला बुलाते हैं और वहाँ उनकी मीटिंग होती है जिसमें लॉर्ड मिंटो आगा खान
को अपनी एक अलग पार्टी बनाने को कहते हैं ताकि ये पार्टी मुस्लिम के हक के लिए बात करे और अंग्रेजों की ये ट्रिक काम कर जाती है। इसके बाद ढाका के अंदर दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी बनाई जाती है और उसके प्रेसिडेंट बनते हैं आगा खान। और फिर सेम मंथ यानी कि दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है और उसमें मॉडरेट लीडर में मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल होते हैं। अगले साल 1907 में कांग्रेस का फिर से सेशन होना था और उसमें एक्सट्रीम्स लीडर जो थे वे चाहते थे कि इस बार उनके ग्रुप का कोई बंदा प्रेसिडेंट बने, लेकिन मॉडरेट लीडर के जो लोग थे वे जानबूझकर उस सेशन को सूरत में रख देते हैं। इस वजह से मॉडरेट लीडर का बंदा फिर से प्रेसिडेंट बन जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नियम था कि सेशन जिस सिटी में रखा जाएगा वहाँ का बंदा उस ईयर कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। और इससे एक्सट्रीम्स लीडर काफी गुस्सा हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों ग्रुप एक दूसरे पर टेबल, कुर्सी और जूते तक फेंकने लगते हैं और ये दोनों ग्रुप अलग हो जाते हैं। लेकिन भारत में जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इस वजह से अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया था उसे ये 1911 में वापस ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें डर लग गया था कि अगर लोग ज्यादा भड़क गए तो 1857 जैसे रिवॉल्ट फिर से हो सकते हैं। लेकिन इस डिसीजन से मुस्लिम लीग के जो लोग थे वे अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने ये विभाजन मुस्लिम के फायदे के लिए ही बोल के किया था। इसके बाद ईयर 1913 में मुस्लिम लीग जिन्ना को अपने पार्टी में ज्वाइन होने का प्रेशर बनाते हैं, तो जिन्ना कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इससे एक चीज ये फायदा होता है कि जिन्ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी को एक साथ लखनऊ बुलाते हैं और वहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी मिलके एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि ये दोनों पार्टी मिलके अंग्रेजों के खिलाफ सेल्फ गवर्नमेंट की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाते हैं और इससे अंग्रेजों की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। अब इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसके आगे की कहानी हम इसके थर्ड पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।